किस्सा 18 जनवरी से 23 जनवरी का। वाइट रूम टॉर्चर तारीख के बदतरीन टॉर्चर से शुमार होता है। इस टॉर्चर में कैदी को एक सफ़ेद कमरे में कैद कर दिया जाता है, जहां दीवारें, छत, सीलिंग, रोशनी, खाना सब सफ़ेद होता है। कुदरती रोशनी का वहाँ कोई गुजर नहीं होता। वहाँ तन्हाई होती है और अकेलापन, डिसओरिएंटेशन। आंखें मदहोश अंदाज से फैलाए वो आसपास देख रहा था। यहाँ आँख खुले दूसरा दिन था और वो अभी से पागल हो रहा था। उससे दीवानावार उठकर दरवाज़ा बजाना शुरू किया। आंखें बेतहाशा सुर्ख पड़ रही थीं और दिख भी रही थीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा जा रहा था। ये सफ़ेद रंग उसे पागल कर रहा था और वो खो रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जरकून, मेरी आंखों को कुछ हो रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा पीट रहा था। जवाब निदारद। आवाज़ें पलट पलट कर वापस आ जाती थीं। जवाब कोई नहीं आता था। उससे बेतहाशा खौफ आ रहा था। जरकौन से, मौत से, इंसानों से, उस याद से जिससे उसके मुकद्दर में ये कैद लिखी थी। जिंदगी में पहली बार उसे लोग फैसिनेट नहीं कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जो साउंड प्रूफ होती है। कोई आवाज़, कोई लहजा यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता। लोग और बाहर की दुनिया से मुकम्मल कतई ताल्लुकी इंसान को तोड़ने में अपना किरदार अदा करती है। कन्फ्यूजन। दिन, मिनट, घंटे, हिसाब छूट गया था। वो उंगलियों पे सेकंड्स और मिनट गिन रहा था। आंखें बंद थीं। वो नहीं देखेगा, उस रंग को नहीं देखेगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा। मेरी गंभीर आंखें बंद किए बड़बड़ा रहा था। उससे कितने वक्त से कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। एक पब्लिक स्पीकर, ट्रैवलर, और जिसके आसपास दुनिया थी, जिससे अकेलापन नहीं देखा था। यहाँ इस कैद में जैसे उससे जिंदगी ले ली गई हो। कतरा कतरा मौत क्या होती है ये उससे अब पता चल रहा था। बंद आंखों के पार उसके सामने एक औरत बैठी थी, वो जिसकी आंखें सब्ज थीं। उसके आगे एक बच्चा बैठा था, जिसके हाथ मिट्टी में लुथड़े हुए थे। आसपास मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन पड़े थे। औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्चा मुनहमिक था। तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। लोगों के साथ मेहरबान रहना और हिम्मत मत हारना। शस्सा अंग्रेजी में कहे उसके लफ्ज़ों पर। बच्चे ने सर उठाकर उसे देखा, मगर मंजर धुंधला पड़ गया। उसे औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आया। वहां सफेदी छा गई। सब आंखें, वो मेहरबान वजूद, सब धुंधला पड़ गया। उससे आंखें मीच लीं और एक और मंजर देखने की कोशिश की। सुनहरी आंखें, हंसा हुआ चेहरा, फिर रोते हुए उसकी मतवरम आंखें। मंजर फिर टूट गया। सफेदी, हर तरफ सफेदी छा गई। उससे पट से आंखें खोल लीं। अपने अतराफ में देखने पे उसे आंखें छोटी करनी पड़ी। वहां रंग दिख रहे थे। उसे हथेली से रगड़कर आंखें साफ की। रंग गायब। कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ रहकर अपने हवास खो सकता था, ये तय था। वो हवास खो रहा था, ये इल्म उसे हुआ नहीं। मुझे यहाँ कौन ला सकता है? ये सवाल हर पल उसके जहन में गर्दिश करता रहता था। वाइट रूम में दिन, घंटों और मिनटों का हिसाब नहीं होता। इस कैद खाने में जहाँ रंग ना हो, इंसान बहुत जल्द अपने हवास खोने लगता है, या फिर उसे परेशानी होने लगती है। आम कैद के बरक्स ये कैद इंसान के जहन पे बहुत बुरा असर छोड़ती है, जिससे उसे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। एंग्जाइटी। वो थककर वापस अपनी जगह पर आकर बैठा। उसे छत की तरफ देखा। वो रंग आंखों में छुपने लगा। उससे आंखें बंद कर ली। जलन बढ़ गई। उसका मैदा खाली था। हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखे सफ़ेद बाउल में सफ़ेद चावल उठाकर देखे। चंद पल देखता रहा, फिर निवाला बनाया। आंखें भर रही थीं, मगर उसने निवाला मुंह में रख लिया। चेहरा गीला हो गया। जिस्म में तैश और बेबसी की लहर उठी, मगर वो चुपचाप निवाले लेता रहा। ना जायका, न रंग। वो हर निवाले के साथ रोता रहा। कई साल हुए थे उसे दुनिया के कोने कोने से हर तरह का खाना खाया था, मगर ये खाना खाते हुए उसे एहसास हुआ जायका क्या है और वो किस तरह उसकी ज़िंदगी से रुखसत हुआ है। लंदन, इटली, बार्सिलोना, कराची, लाहौर, न्यूयॉर्क, वो ऐसे हर छोटे बड़े शहर के मशहूर खाने खाने वाला शख्स था। ये सफ़ेद पतसाई का चावल उसके लिए जहर साबित हो रहे थे। उससे खाना छोड़ दिया और वापस उस मैट्रेस पे आकर बैठा। आंखें बंद की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। गर्दन और चेहरे पे पसीना आ रहा था। उससे एंग्जाइटी हो रही थी। अगले चंद लम्हों में उसका सारा बदन पत्ते की मानंद कांप रहा था। उसे सर्दी लग रही थी, बेहद सर्दी। फर्श पर लेटे उससे घुटने सीने से लगाने चाहे तो सीने में शदीद दर्द उठा। मेरी चित लेट गया। कपकपाहट कम हुई और अब उससे गर्मी लगने लगी।
बेबसी थी कि क्या वो चीख चीख कर हलक के बल गैस को बद्दुआएं देते हुए रो रहा था। यहाँ से निकालो मुझे। तुम कौन हो? क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है? खुदा का वास्ता है, मुझे निकालो यहाँ से। लोग, रौनक और रंग अगर किसी नॉर्मल इंसान से ले लिए जाएं तो उसकी ज़िंदगी में बाकी कुछ नहीं बचता। वाइट रूम में कैदी से कोई नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं रखता। तन्हाई, ये तन्हाई इंसान को रेसा रेसा कर देती है और इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। डिप्रेशन। चित लेटे हुए लब सीधी लकीर में बंद किए वो छत को देख रहा था। हर उम्मीद खो चुकी थी, वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। उससे ये मान लिया था। खाना पानी वो हर शय फरामोश किए बैठा था। जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो गया था। वो कई कई घंटे रोता रहता या सर दीवार में मारता, फिर चंद मिनट के लिए उठ बैठता, चुपचाप दीवारें देखता और किसी आवाज़ के सुनने का मुंतज़िर रहता। मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई इंसान नहीं था, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यकदम उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। बर्क रफ्तारी से उठ बैठा, आसपास देखा, कोई नहीं था। खौफ, ऐसा खौफ उसके दिल में घर कर गया कि मेरी गंभीर बैठे बैठे जामिद हो गया। वो हरासा निगाहों से आसपास देख रहा था। वो जरकौन? चिल्लाया, आवाज़ से पलट पलट कर वापस आई। यहाँ कौन आया था? कोई है? मेरी बात सुनो प्लीज। वो उस खाली कमरे में चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रहा था जो उसका सयाद था। तुम किसके कहने पर मुझे यहाँ लाए हो? मुझे कुछ तो बताओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बीवी कहाँ है? मुझे जाने दो, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। वो मुसीबत में होगी। कोई जवाब नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई लोग नहीं, सब खामोशी, सारी तन्हाई। वो थक कर लेट गया। मायूसी एक बार फिर छाने लगी। यहाँ से निकलने की हर उम्मीद दम तोड़ रही थी, या शायद तोड़ चुकी थी। उसे गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था। वो यहाँ बैठा अगर कुछ सोच रहा था तो ये कि उसे यहाँ लाने वाला कौन था। सफ़ेद रंग, लिबास, खाना, देखते देखते इस तन्हाई में इंसान इस कदर थक जाता है कि वो चीज़ें फ़र्ज़ करने लगता है, हेलुसिनेट करता है। उसे असल और नज़र के फ़रेब का फ़र्क भूल जाता है। ये कैद मौत से ज़्यादा बदतर होती है। हेलुसिनेशंस। उससे दीवार पे कीड़े रेंगते हुए दिखे। वो कीड़े फिर तेजी से उसकी तरफ आए और उसके सारे जिस्म से सिमट गए। वो दीवाना वार अपने जिस्म से उन्हें झटकने की कोशिश करने लगा, मगर वो उससे चिमट रहे थे। फिर एकदम सब कीड़े उसके जिस्म से हट गए। वो गहरी सांसें भरते हुए साकित हो गया। क्या ये कोई भ्रम था? उसके गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। सीने पे हाथ रखते हुए वो चुपचाप बैठ गया। आंखें ऐसी थीं जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर उससे वाकई वही देखा, दीवार के साथ लगकर गैस खड़ा था। वो अपने सामने खड़ी सीनिया से कुछ कह रहा था। वो बात नहीं करना चाहती थी, मगर वो आदमी सख्ती से उसकी कलाई दबोचे हुए था। गैस से खुद को उठते हुए देखा। वो उनकी तरफ बढ़ा, मगर मंजर पानी के बुलबुले की तरह तख्लील हो गया। मेरी को यूं लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा हो। अगले लम्हे में उसे सरकोन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए देखा। वो हंस रहा था, उसकी आंखों में तमस्सुर था। वो मेरी के करीब आया और उसका गला दबाना चाहा। वो चीख रहा था, खुद को छुड़वा रहा था, मगर हर अमल मुश्किल से मुश्किल तरीन था। उसे लगा वो मर जाएगा जब उससे अपने गले पर पड़े हुए हाथ दूर जाते हुए दिखे। सब भरम था, सब झूठ। मेरी गंभीर पागलों की तरह रोने लगा। वो यहाँ पागल हो जाएगा, उसे यकीन आने लगा। मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझसे बात करो। मुझसे बात करो कोई। मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से बाहर लाओ। मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है, प्लीज। वो घुटनों के बल फर्श पे बैठते हुए शिद्दत से रो रहा था। कोई उसे सुनने वाला नहीं था, कोई उससे उसका गम नहीं पूछ रहा था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। कैदखाना अब इम्तिहान लेने पे आया था। वो अपने हाथों से अपने चेहरे पे थप्पड़ मार रहा था, अपने बाल नोच रहा था और एक इल्तिजा कर रहा था। तुम्हारा बॉस कौन है? मेरी बात कराओ उससे, प्लीज। मैं यहाँ इस तरह मरना नहीं चाहता। बात सफ़ा कैदी को यकीन होने लगता है कि जो उसे बताया जा रहा है, जो उसे याद है, ये उसकी असल शनाख्त नहीं है। कैदखाने के बाहर चंद लोगों को खड़ा किया जाता है जो असीर के ख़ानदान का मुतल्लिक झूठ कहते हुए सुनाई देते हैं, झूठे मुकदमात का जिक्र करते हैं और झूठी अमवात पे चर्चा करते सुनाई देते हैं। ऐसे में असीर अपनी असली शनाख्त खोने लगता है। ये उसके असाब का इम्तिहान होता है। आइडेंटिटी लॉस। कितने दुख की बात है ना। वो लड़की जीनिया, उससे शादी कर ली, वो भी कैस गंभीर से। वो नींद से जागा था,
जब उसे सबसे पहले ये अल्फाज सुनने को मिले, उसके रगों में लावा दौड़ गया। बता रहे थे कि 30 लाख हक महर मिला है और कल दुबई गए थे ना। भाई कोई अब भी कह रहा था। मेरी की नींद भग से उड़ चुकी थी। क्या फ़ायदा बेचारे मेहदी को गोलियां लगवाकर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके अब दोनों सुकून से रह रहे होंगे। मुझे तो लग रहा है इस सारे किस्से में लड़की भी शामिल रही होगी। अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो हलक के बल उड़ रहा। वो मेरी बीवी है, उसके ख्याल तक मुझ तक महदूद है। उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तस्वीर देखना चाहोगे? बाहर खड़े दो लोगों ने बेहंगम तरीके से हंसते हुए पूछा। ना वो तुम्हारी बीवी है और ना अब गैस तुम्हारा भाई। सब खत्म है। मैं तुम पे और तुम्हारी तस्वीर पे लानत भेजता हूँ। कोई इंसान, कोई शैतान, कोई तिलिस्मी ताकत मुझे मेरी बीवी के खिलाफ नहीं कर सकती। उसका लहजा हन्नूस बुलंद था। बाहर खड़े दोनों लोग अब उसकी बीवी के मुतालिक इखलाक से गिरी बातें कर रहे थे। वो मेहदी का सब तस्मा रहे थे। अंदर बैठे शख्स का बस नहीं चलता था, वो उनकी जुबानें खींच ले। चंद पल बाद वो चले गए। मेहदी के दिमाग में चक्कर चलने लगा। क्या गैस ने उसे ज़बरदस्ती शादी की होगी या वो वाकई मर गई थी? क्या वो मेहदी को मुर्दा मान चुकी होगी? उसे सर झटका, लंबी गहरी सांस लिए खुद को पुरसुकून किया। वो तो पार्टी में भी गैस के लिए आई थी, देखा था ना, सुर्ख लिबास और बेचारा मेहदी। आवाज़ें उनके जाने के बाद वहीं अमर हो गई थी। मेहदी ने आंखें बंद रखी, कानों पे हाथ रखे और बड़बड़ाने लगा। मैं मेहदी गंभीर हूँ। जीनिया हाकिम मेरी बीवी है। मैं मेहदी गंभीर। जीनिया हाकिम मेरी बीवी है। मैं मेहदी। आवाज़ें हल्की होती चली गई, मगर दिल में जो था वो गहरा था, सो गहरा रहा। सजेस्टिबिलिटी इंक्रीज्ड। कैदी को तोड़ने के 1000 तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे अहम तरीका ये होता है कि उसके पास अव्वल तो कोई बात करने वाला नहीं होता, और 1 से 1.5 दिन बाद अगर उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे हकीकत से दूर ले जाती है। वो निरा झूठ होती है, मगर चूंकि वो उस कैद में फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, वो हर कही हुई बात पर यकीन करने लगता है। इसका भाई और इसकी बीवी कितने खुश थे ना। आह, बेचारा, अब इसका क्या होगा? खुदा ऐसी बीवी किसी को ना दे जो शोहर को छोड़ उसी के भाई के पीछे लग जाए। वैसे उसका भाई ये कैद में भी तो उसी ने डाला है ना। अंदर उस छोटे और गलीज कैदखाने में बैठे हुए मेहदी का चेहरा सपाट था। वो नीम पागल लग रहा था। आंखें दूर कहीं जमी थी, उनमें सुर्खी और वहशत थी। जिस्म में जगह जगह इन्फेक्शन हो रहे थे। धूप और ताज़ा हवा न मिलने के बायस उसकी खाल अजीब सी होने लगी थी। वो थक चुका था। अब बाहर जो भी कहा जा रहा था उन्हें जवाब देते देते थक चुका था। ये कैदखाना अब उसकी आखिरी क़यामगाह थी। उससे यकीन आने लगा, उसे अगर अब किसी चीज़ का इंतज़ार था तो वो मौत थी। वो लोग एक बार फिर बाहर खड़े होकर बातें करने लगे थे। मेहदी चंद पल सुनता रहा, फिर हंस पड़ा, और अगले पल वो दीवानों की तरह ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके जबड़े दुख रहे थे, मगर वो रुका नहीं, बस हंसता गया। बाहर खड़े लोगों की आवाज़ें जितनी ऊंची होती, वो उससे ज़्यादा ऊंचा हंसा, और फिर यूं ही हंसते हंसते वो यकदम रो पड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? घुटी घुटी सिसकियों के दरमियान वो कर्व से कह रहा था। मेरी बीवी से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? क्यों तुम लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हो? क्यों करते हो ऐसा? वो चेहरा हाथों में छुपाए बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा अल्लाह पूछेगा। अल्लाह तुम लोगों को गारत करेगा। मेरा अल्लाह हिसाब लेगा। मैं यहाँ से निकलकर तुम सबको बर्बाद करूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी कब्रें बनाऊँगा। उसके लहजे में कई जमानों का रंज था। ब्रेक डाउन। कुछ कैदी चंद दिन में टूट जाते हैं, कुछ को हफ्ता लगता है, और कुछ 1 से 2 माह तक। लेकिन उस कैद में 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजारना नामुमकिनियात में से है, और अगर कोई ऐसा गुजार भी ले तो वापसी भी वो कभी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जाता। वाइट रूम टॉर्चर इंसान को मस्सी कर देता है, उसकी शख्सियत पूरी तरह तबाह कर देता है। सफ़ेद चावल और वो सफ़ेद मांस से उसका जी पूरी तरह उतर चुका था। उसका वजूद किसी लाश की तरह लागर हो गया था। आंखों के नीचे हल्के थे और होंठ टीढ़ी सा था। नकाहत से उसका बुरा हाल था। ये उम्मीद ही नहीं था जिसे तुमने आला लिबास पहनकर स्टेज पर चढ़े तकरीरें करते हुए देखा होगा, जिसे इंटरनेशनल फोरम्स पे मदऊ किया जा रहा था। ये इंसान जिंदगी से हर उम्मीद छोड़ चुका था। ज़रकौन, उससे हल्की आवाज़ से पुकारा, बैठी हुई खाली आवाज़। मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज़। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। मुझे एक बार, मुझे मेरा कसूर बता दो।
मैं माफ़ी मांग लूँगा। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। मुझे यहाँ से निकालो। मैं ये नहीं खा सकता। ये अजीब है। प्लीज़ मुझे कुछ और दे दो। खामोशी, खामोशी, खामोशी। कोई आवाज़ नहीं। वो चंद पल खामोश रहा, फिर गुस्सा ऊद कर आया। उसके अंदर इश्ताल ने सर उठाया। वहीं बैठे बैठे उससे अपने चेहरे पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं यही डिज़र्व करता हूँ ना। मारो मुझे। अगर तुम में गैरत है तो आओ मारो मुझे। अपने बाल मुठियों में नोचते चेहरे और सीने पे धड़ाधड़ थप्पड़ मारते उसमें इंसान की कैफियत तारी थी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे मार दो प्लीज़। मैं मरना चाहता हूँ। मैं बस यहीं अभी के अभी मरना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मार दो। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं नहीं गुजारना चाहता। इंसानों से खौफसदा, उनकी नफ्सियात से हारा हुआ मेरी गंभीर टूट रहा था। उसका कर्ब तकलीफ बढ़ती चली गई, लागर वजूद और चीखता चिल्लाता हल्क। जब थक गया तब वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। ब्रेक डाउन शुरू हो चुका था, या शायद हो चुका था। किस्सा 18 जनवरी से 23 जनवरी का, कराची, पाकिस्तान। तआस्सुब, गुस्से और जुनून में इंसान वो अमल कर बैठता है जिस पे उसे पछताना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ये वही वक्त था। कराची के 7 स्टार होटल के एक पुरताइश स्वीट की बालकोनी में रॉकिंग चेयर पे झूलते गैस की उंगलियों में सिगार दबा था। आजकल उसकी आदत डबल से ट्रिपल हो गई थी। हमेशा की तरह सर से पैर तक नक्सक से तैयार माँ जबीन सराफासे पे स्वीट के अंदर खड़ी थी। उसके सामने पुलिस अफसर खड़ा था, जो बेहद दावेदारी से चौथी दफा अपना मुद्दा बयान कर चुका था। लड़की के भाई और साहब देवर पे कुछ साबित नहीं होता मैडम। यहाँ तक कि इस्लामाबाद से पुलिस अफसर वरियाम और स्नोबर ये भी कह चुके हैं कि जिस रोज़ पुलिस की गाड़ी पे हमला हुआ उस हमले में बशर और जिगम शामिल नहीं थे। डीआईजी बोलते हुए रुका, एक नज़र बालकोनी में बैठे मर्द को देखा, फिर कहना जारी रखा। जब पुलिस की शनाख्त नहीं कर रही फिर हम आगे कार्रवाई किस तरह करें? वो बिका हुआ है, लड़की का आशिक है वो। माँ जबीन तनफ्फुर से बोली। ये इंक्वायरी साबित करेगी मैडम। हम कैसे कर सकते हैं? वो एक बार फिर धीमे लहजे में बोला। लड़की की बहन के मुतालिक पुलिस तफ्तीश भी यही कहती है कि वो अपने भाई और देवर के साथ थी। यहाँ केस ही दूसरा बन गया है। लड़की के दादा ने पुलिस पे एफआईआर कटवा दी है कि लड़की की गुमशुदगी में इंतजामिया का हाथ है। आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। उससे गला खंखारा। लेकिन एक तजवीज़ है। मेदी ने पलट कर उसे देखा, निगाहों में खालीपन था। माँ जबीन उसे ही देख रही थी। इस वक्त भी इंतजामिया इस सारे मसले से आंखें चुराए हुए है, क्योंकि सारा मसला कबाली दुश्मनी का भी है। तो अगर कबीर साहब कबाली तरीके से, मेरा मतलब है, फिर पुलिस आंखें बंद करके बैठ सकती है। उससे निगाहें वापस मोड़ ली। दिल में बेचैनी और बंजरपन चढ़ पकड़ा गया। उसे कहाँ अब इंतकाम चाहिए था, उससे कहाँ जंगें लड़नी थी। वो बस एक बार उसे देख लेना चाहता था, जो उसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। भाड़ में जाए सब कुछ, बस वो वापस आ जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दुनिया की हवाएं तक इंसान के खिलाफ हो जाती हैं। सितारे ऐसी गर्दिश में आते हैं कि इंसान का सारा वजूद हिलकर रह जाता है। ये रेस्टोरेंट समंदर के किनारे वाक़या था। भूरे रंग की लकड़ी के नक्शो निगार के इंटीरियर वाला वो रेस्टोरेंट काफ़ी लोगों की मौजूदगी अपने सीने पे लिए हुए था। लकड़ी की छोटी सी रीलिंग के दूसरी तरफ ठाटे मारता समंदर था। मेज़ पे खाना पड़ा था। समंदर के पानी के ऊपर बगले उड़ रहे थे। माहौल खूबसूरत और पुरसुकून था, मगर उसका दिल नहीं। जर्द बत्तियों के हाले में उसके चेहरे पे छाई मुर्दानी वाजिया थी। स्याह 3 पीस में मलबूस उसके चेहरे पे सुगवारियत थी। घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। उससे खाना चखा तक नहीं था, बस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता वो बगलों की तरफ उछाल रहा था। फिजाओं में उड़ते बगले फौरन रोटी का टुकड़ा मुंह में लिए उड़ जाते। रेस्टोरेंट की दूसरी जानिब राहदारियों के दरमियान कोई तेज तेज कदम उठाता चलता आ रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ स्याह पेंट और स्याह पीका पहने वो चेहरा झुकाए चल रहा था। गैस गंभीर के मेज़ के सामने वाली कुर्सी खींचते हुए उसके अंदाज से नागवारी थी। मैं ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं मिलता। जानते नहीं आजकल मुल्क में कितना मशहूर हो रहा हूँ मैं। गैस से पलटकर उसे नहीं देखा। वो हनूस रोटियों के टुकड़े कर रहा था। जो चाहते हो बताओ, मैं दुनिया दे सकता हूँ तुम्हें, बदले में सिर्फ एक सवाल, वो कहाँ है? कहते साथ उससे जेब से एक चेक निकाला और वरियाम की तरफ खिसकाया। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना चाहते हो उससे दुगना दे सकता हूँ, बस
एक जवाब, सिर्फ एक। वरियाम ने चेक उठाया, फिर गैस को देखा, उसके लिए हल्की सी मुस्कुराहट में डाली। मैं कहाँ कुछ जानता हूँ गंभीर साहब, आप ही ने कहा था उस लड़की की चमक आंख को अंधा कर चुकी सकती है। समझे, मैं अंधा था। गैस उसकी तरफ देखा, हलक में चुभन थी, हर चेहरा, हर मंजर, हर शय खाली थी। वो चंद लम्हे उसे चुपचाप देखता रहा, फिर शहर गायब की हवाओं ने कुछ नाकाबिले यकीन सुना। प्लीज। हराना और खुददारी को कदमों तले रोन कर कहा। वो मेरे दिल का मसला है। वरियाम को उस शख्स पे गुस्सा आया। उसका जी चाहा था वो पिस्तौल का सारा लोहा उसके अंदर उतार दे। वो अब भी क्या, अब भी ये दावा कर सकता था, और अगर कर रहा था तो उसे यह हक किसने दिया था? मेरे लिए दिल के मसलों से ज्यादा अहम इंसानी मसाइल हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उठ खड़ा हुआ। गैस के चेहरे पर शिकस्तगी थी, आंखों में हार। यह आपने चुना है गंभीर साहब। तनफ्फुर से कहते हुए वो उस पे एक भी निगाह गलत डाले बगैर चला गया था। गैस से गर्दन तिरछी करके उसे जाते हुए देखा। जब वो चला गया तो उससे रुख फेर लिया और अपने मशगले में लग गया। अब की बार हाथों की हरकत सुस्ती, दिल पे बोझ पड़ता जा रहा था। वो किसी भी समय उसके नीचे दबकर ठहर सकता था। दिल ने ऐसे ऐसे सुरमा कदमों तले रोंदे हैं जिनके निशान तारीख के पन्नों में भी नहीं मिल सके। वक्त गवाह है, मोहब्बत ने मोहब्बत वालों को ऐसी जगह खवार करवाया है जहां मांगने पे रहम भी ना मिले। ट्रिपल स्टोरी घर में खामोशी का राज था। मकीन रुखसत हो चुके थे, वक्त के चक्कर पलट चुके थे। आमने सामने रखे सोफों पे तीन मर्द बैठे थे, कैस और उसके सामने हाकिम और बशर। उनके दरमियान एक ऑकवर्ड सूरत हाल थी। कौन सी बर्बादी रह गई है अब्दुल्ला जमान? कोई जिल्लत बाकी है जिसे हमारे वक्त में लिखने आए हो? हाकिम के झुके हुए कंधे मस्जिद झुक गए थे। जो तुमने किया वो हमारी 7 नस्लों में किसी ने नहीं किया। ऐसा इंतकाम कोई किसी के खानदान को जिंदा भी नहीं जलाता। कोई किसी के बाप को उसकी आंखों के आगे कत्ल भी नहीं करता। कोई किसी के बहन भाइयों को आग में झुलसने नहीं देता। मुझसे ये मत कहें कि मैं जालिम हूं। इब्तदा आप लोगों ने की थी, मैंने कहानी को अंजाम दिया है। वो उनकी आंखों में आंखें डाले रवानी से बोला। आपकी बेटी मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मेरे ही भाई के साथ ताल्लुकात रखे, और आप चाहते थे मैं उसे माफ कर दूं। माजरत, मगर अब्दुल्ला बेवकूफ़ी की सफ से निकल आया है। यहाँ क्या लेने आए हो? बशर बगैर लगी लपेटे पूछ रहा था। वो जो मेरी मलकियत है, मेरी मंगेतर, ना वो गैरत के नाम पे कत्ल हुई है, ना वो कहीं गायब हुई है। वो जहां भी है तुम जानते हो। मुझे उसका पता चाहिए। मैं माजी भूल जाऊंगा, वादा रहा। तुम वादे निभाने के कच्चे हो अब्दुल्ला। मैंने बाप के कत्ल के वक्त वादा लिया था नवाबों पे चैन की जिंदगी हराम करूंगा। आज तक निभा रहा हूं, तुम फिर भी मुझे इल्जाम दे रहे हो। उसे ताज्जुब हुआ। मेरा स्याह सफेद मेरी मंगेतर के साथ था। तुम्हारी दूसरी बहन को चंद घंटों के अंदर वापस लाया था मैं। तुम अब भी मुझसे ताउन नहीं करोगे। कबायली ताल्लुकात खत्म अब्दुल्ला। कानून तुम बीच में लाए थे, अब इंसाफ उसी से जाकर मांगो। मैं तुम्हें दुआ दे सकता हूं कि तुम उसकी हक तक भी ना पहुंच सको, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ही हो। उसी के अंदाज में कहता वो उठा और बाहर निकल गया। कैसे पुरउम्मीद नजरों से हातिम को देखा। वो भी उसी तनफ्फुर के साथ उठ गए थे। अदालती चक्रों के लिए इस शहर में रहना उनकी मजबूरी था, वरना इस वक्त अब्दुल्ला उनके सामने ना होता। उन दोनों के जाने के बाद वो कई लम्हे वहां बैठा रहा। हर राह मसरूद थी, हर रास्ता बंद। उसकी महफूज बनाकर उसकी अपनी निगाहों से इतनी ओझल कैसे हो सकती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मोहब्बतों में अब दुनिया त्याग देना किससे कहानियों तक महदूद है। मौजूदा दौर में लाखों ज़रूरियात ऐसी हैं जिन्हें पूरा करने को मोहब्बतें हाँक करनी पड़ती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मामूल का रश था। वो अपने इर्द गिर्द देखे बगैर सेद में चल रहा था जब आसपास से रिपोर्टर्स कहीं से निकलकर सामने आ गए। उसके साथ चलते हुए गार्ड से उसके गिर्द पहरा बनाया। कैस से हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने को कहा। उसके आगे कई माइक से, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के कैमरा से सवाल करती कई जुबानें थीं। वो सपाट निगाहों से चंद पल उन्हें देखता रहा। पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि कातला फरार होंगी, और मकतूल की खानदान को बस सब्र करना होगा। वो धीमे लहजे में कह रहा था। इस्लामाबाद वापस आना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मेरा ख़ानदान है। लेकिन मैं उस शहर को नहीं भूलूंगा जहाँ से मेरे भाई के गुनाहगार फरार हुए। अगर कोई भी शख्स उस लड़की को वापस लाए या उसकी कोई इत्तला लाए, तो मैं, कैस गंभीर, उसे मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। वो कहते हुए हाथ के इशारे से बस का ऐलान कर चुका था। चंद लम्हे बाद गाड़ी में बैठे सड़क पर नशे जमाए उसे एहसास हुआ
ये शहर, ये सड़कें, ये हवाएं, सब उसके बगैर बेकार थीं। तैश कम हो रहा था और उसकी जगह बेचैनी भर रही थी। ऐसी बेचैनी जो उसके दिल को हाँक कर सकती थी। उसे एहसास हो रहा था उससे क्या कर दिया है। अफसोस, मगर वक्त वापसी के मौके बहुत कम देता है। ढाका, बांग्लादेश। वो पलकें झपक-झपक कर अपने अतराफ में देख रही थी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जो कमरे के एक कोने में रखे सोफे पर बैठे हुए मर्द से कुछ कह रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, आवाज़ मुख्तलिफ सुनाई देती थी। वो चंद पल उन्हें देखती रही, फिर दिमाग में बोझ पड़ा, पलकें भारी हुईं और हर मंज़र टूट गया। अगली बार उसकी आँख सुई की चुभन की वजह से खुली थी। उसके पास खड़ा कोई उसे बाजू में सुई लगा रहा था। फिर उसने नईमा को अपने बाजू पे रुई मसलते हुए देखा। उसे अपना एक बाजू बिल्कुल मफलूज होता महसूस हुआ। निगाहें उठाकर देखा तो उस बाजू की कलाइयों पे पट्टी बंधी थी। दूसरे बाजू पे जले के दाग थे। जीनिया हाकिम के दोनों हाथ अगले चंद दिनों के लिए काम नहीं कर सकते थे। उस बेड पर बैठे बैठे उसे अंदाजा हुआ, थकन, बेजारी और बेकली के मारे उससे एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। वो शायद रात का कोई पहर था। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। साथ वाले घर से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। यही आवाज़ें उसके सर पे हथौड़े की तरह बरस रही थीं। वो धीरे से उठी। वक्त, तारीख, दिन, वो हर शय का हिसाब भूल गई थी। कई लम्हे वो बिस्तर पे बैठी रही, फिर झुक के देखा तो बेड के पायने दीप के करीब नईमा फर्शी बिस्तर पे सो रही थी। आंखें पुरसुकून अंदाज से बंद थीं। भूख लगी है? जीनिया उसकी आवाज़ से बाकायदा चौंक गई। वो आंखें बंद किए हुए थी मगर जाग रही थी। अगर लगी है तो जाओ, किचन से खाना ले आओ, और अगर शोर से जागी हो तो आदत डाल लो। आज क्या तारीख है? 15 फरवरी। वो बड़बड़ाई। तुम पे मेरा कर्ज 20,000 टका हो गया है। मुझे भूख लगी है, वो तसबसब से कहने लगी। तो जाओ किचन से ले आओ, शोर मत करना, वजी अडाइन जाग जाएगी। लेकिन मेरे हाथ में दर्द है, ये तुम्हें खुदकुशी करने से पहले सोचना चाहिए था। वो एकदम कुछ याद आने पे उठ बैठी। अगर वाकई मरना था तो यकीनन तुम्हें ये तो इल्म होगा ही कि इस नस को काटने से इंसान मर सकता है। मुझे भूख लगी है, उससे जैसे सुना ही ना हो। नईमा आपके खामोश रही और बाजू लंबा करके बाहर की तरफ इशारा कर दिया। सीने ने अपनी टांगों से चादर हटाई और पैर फर्श पे रखे। फर्श ठंडा था, उसकी हड्डियों तक में सनसनाहट दौड़ गई। चंद पल वो पैर फर्श पे रखे बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई, चादर अच्छे से लपेटी और बाहर चली गई। चंद मिनट बाद वो लौटी तो उसके हाथ में बड़ी सी ट्रे थी, जिसे उससे पलंग पे रखा। खुद भी सामने आकर बैठी। फ्राइड मछली, चावल और आलू के कतले। आज शायद घर में कोई दावत थी। वो कई दिन के भूखों की तरह खाने पे टूट पड़ी और जल्दी जल्दी नवाले लेने लगी। एक लड़की का बोझ बहुत भारी होता है। टांगों पे चादर फैलाए उसे देखते हुए नईमा कहने लगी। रफीक ने वहीद भाई से तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था क्योंकि तुम एक लड़की हो, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और खुद को मुआशरे पे बोझ नहीं समझती। उसकी उठी हुई गर्दन उसका मान थी। मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक बड़े घर में करवाई थी। रुपया, पैसा, माल दौलत और शोहर की मोहब्बत, हर शय थी मेरे पास। अल्लाह उसे बख्शे, मेरे शकीब जैसा मर्द दोबारा पैदा नहीं होगा। उसके लबों पे मखमूम मुस्कुराहट थी। निवाला सीनिया के हलक में अटक चुका था। वो शादी के 3 साल बाद मर गया। मुझ पे बड़ा कठिन वक्त आया। ससुराल को बोझ लगी, उन्होंने घर से निकाल दिया। भाइयों को बोझ लगी तो बगैर मुझसे पूछे मेरा दूसरा निकाह कर दिया। सीनिया के हलक में निवाला अटक गया। वो पूरी तरह खांस से लगी। दूसरा? कोई दूसरा कैसे? मेरा दूसरा शोहर अच्छा आदमी नहीं था। मैं बेवा थी, मुआशरे का बोझ। मैं बांझ थी, मुआशरे का बोझ। लेकिन मैंने खुद को कभी बोझ नहीं समझा था। सीनिया खांसते थोड़ी होने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। नईमा की आवाज़ उसकी खांसी की आवाज़ से दब रही थी। उससे जब मुझ पे पहली बार हाथ उठाया तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर एक दिन मैं थक गई। शायद मुझे याद आ गया था कि मुझ पे सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो बेड से उठी और दीवाना वार गिरते पड़ते खिड़की की तरफ बढ़ी, जहाँ पानी का जग रखा था। उधेड़ उम्र बंगाली औरत ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। कोई किसी की मदद नहीं करता। मैंने तलाक ले ली। मुआशरा मेरे बोझ से दब गया। मेरा खानदान ढह गया। सिर्फ एक औरत ने आधा मुआशरा कैसे शर्मिंदा किया मैं समझ नहीं सकी। वो कहकर हंसने लगी, जोर जोर से कह के मारकर हंसने लगी। उसे कहकों में गर्व था मगर मान भी। मेरे भाइयों पे मेरा बोझ बढ़ गया और जब मैंने उनसे अपना हिस्सा मांगा तब उन्हें लगा
मैं दुनिया की सबसे खराब औरत हूँ। मैं बागी हूँ, लेकिन मैं नहीं थी, मुझे मालूम था। औरत को खुद मालूम होना चाहिए वो कैसी है, क्या है। उसने 2 घूंट हलक में उतारे, चेहरा सुर्ख पड़ गया था, आंखें गीली हो गई थीं। खामोश कमरे में अब महज सईमा की आवाज़ सी। मेरे 10 साल ज़ाया हो गए। ज़ोहरा, ये समझने में कि गिरने पे दुनिया सहारा नहीं देती। तुम कितना वक़्त ज़ाया करना चाहती हो, ये तुम पे मुनहसर है। उठने की कुव्वत को ज़ंग लग जाए तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। खिड़की से टेक लगाए वो चुपचाप वहीं बैठ गई। दिल में बेख्तियार कुछ खुप गया था। वो याद आने लगा था, जो कभी भूला ही नहीं था। क्या वो उससे कभी भूल पाएगी? उससे पेंडेंट मुट्ठी में दबोच लिया। इस ज़िंदगी में नहीं, और इससे अगली 7 ज़िंदगियों में भी नहीं। मैंने खुदकुशी नहीं की थी। काफ़ी देर बाद वो आहिस्ते ही से बोली, मुझे कुछ हो गया है। मेरा दिल करता है मैं खुद को नुकसान पहुँचाऊँ। मुझे लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ़ मुझे। आपने फ़िल्में देखी हैं? गीला चेहरा उठाकर नईमा की फुश को देखा। वहाँ किसी सीन में दिखाया जाता है कि सब भाग रहे हैं। ज़िंदगी, दुनिया, लोग, सिर्फ़ एक किरदार खड़ा रह जाता है, और मुझे वो किरदार मेरा अपना लगता है। उसकी आँखें डुबडुबा गईं। मेरी दादी ने वसीयत की थी कि उन्हें गुस्ल देने वाली सिर्फ 3 औरतें होनी चाहिए, उनकी सैनी, कूंज और उनकी बड़ी बहू। जाने किससे गुस्ल दिया होगा, जाने क्या हुआ होगा। कैसी पोती हूँ मैं, जो अपनी दादी की आखिरी वसीयत तक पूरी नहीं कर सकी। आंसू चेहरे पे फिसल रहे थे, दिल में जख्म ताज़ा हुए। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है। मुझे लगता है वो दुरुस्त कहता था, अब्दुल्ला मेरे किरदार के मुतालिक दुरुस्त कहता था। तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है, ये ज़्यादा अहम है। मेरी सोचें जामिद है। मेरे लिए ज़िंदगी में कोई स्पार्कल बाकी नहीं रहा। जो मेरे साथ हो रहा है वो आप नहीं समझ सकती। मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे इनकी ज़ुबान नहीं आती। मुझे यहाँ एक जोर जैसा महसूस होता है। उससे गले में कुछ भारी सटका, रूह घायल हुई। मुझे वो याद आता है, आता रहेगा। मैं उसकी याद का क्या करूँ? मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं कभी उससे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी। वो दिल में था, है और रहेगा। मैं इस दिल को नहीं निकाल सकती। मेहदी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं उस हिस्से को निकाल दूँ तो पीछे साँसें बच जाती हैं, ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए दिल के मशवरे रद्द करने पड़ते हैं, वरना इससे आज तक किसकी इज़्ज़त करवाई है? दिल हिस्सा हमारे जिस्म का है, मगर रियाकारी में दुनिया का साथी है। इसे दिमाग पे नहीं चढ़ाते ज़ोहरा, ये मेरा नाम नहीं है। उससे बेबसी से नफ़ी में सा हिलाया। इस ज़िंदगी में तुम्हारा नाम यही है। नहीं चाहिए मुझे ये ज़िंदगी, तो फिर ख़त्म करो इसे। नईमा खुश्क अंदाज से बोली, फिर उठकर उसके करीब पंजों के बल बैठी। यहाँ ज़रब लगाओ। उसे सीने की ज़ख्मी कलाई ऊंची की, दर्द उठा, करा बुलंद हुई। सब खत्म हो जाएगा। दर्द, जिंदगी, मोहब्बत, दुनिया। फिर सजा शुरू होगी। हर उस इंसान के लिए सजा मुतय्यन है जो जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला अपने हाथ में लेता है। 60-70 साल जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो शुरू होगी वहां कोई इख्तिताम नहीं। वो जोर जोर से रोने लगी। कम अज कम ये काम वो नहीं कर सकती थी। दुनिया बुज़दिल कहती थी तो सीनिया हाकिम उस दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिल थी। वो इस जिंदगी से भाग सकती थी, छुप सकती थी, उसे छोड़ नहीं सकती थी। उसे मौत से डर लगता था, उसका वाहिद खौफ। इस्लामाबाद की हवाओं में इन्हराफ कब शामिल हुआ, कैस गंभीर को इल्म ही नहीं हो सका। आज बड़े दिन बाद उससे कैसम में कदम धरे थे। इमारत ने सीना चौड़ा कर लिया। आसमान से चंद कतरे उधार मांगकर आंसू बहाए। वक्त उस पर मेहरबान हुआ था कि उस इमारत के मालिक ने उसे अपनी आमद बख्शी थी। लुकमान, कैस का नया सेक्रेटरी, उसके सामने कुछ कागजात रख रहा था, नई तफसीलात दे रहा था। कैस सुन रहा था। उसकी जगह हदीबा को होना था। वो यहाँ क्या कर रहा है? कैस को पहली दफ़ा उसकी मौजूदगी खली, मगर उसे जाहिर न किया। नज़र उठाकर सफ़ात की तरफ देखो तो वहाँ एक मर्दाना कोट का हाका तैयार किया जा रहा था। वो मुकम्मल मुनहमिक नज़र आता था। दिल चल रहा था। जिंदगी एक नाकाम सीरीज़ बन गई थी, लेकिन डिज़ाइनर साहब काम नहीं छोड़ सकते थे। जौहर का काम कहाँ तक पहुंचा? अपडेट्स कहाँ हैं? सर, काम पॉज हो गया था मेरी सर की दर्द की वजह से। कैसे सर उठाकर उसे देखा, आंखों में तनबी थी। भाई मेरा मरा था, उनका बाप नहीं। फिर काम क्यों रुका? मेरे भाई के कत्ल को एक माह भी नहीं हुआ और मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसका मतलब ये है कि कैसिम अमर है, कोई मौत उसे बंद नहीं करवा सकती। फिर काम कैसे रुका?
सर, मैं नोटिस जारी करवाओ, ऑफिस आवर्स में इजाफा करो। किसी का बाप मरे या माँ का जनाजा उठे, फर्क नहीं पड़ता। इस हफ्ते के एहतिताम पे काम मुकम्मल चाहिए मुझे। श्योर सर। उससे बगैर बहस के ताबेदारी से कहा। कैस से हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा, मगर वो रुक गया। एक और बात कहनी थी। कैस का भरोसा पाना उसके लिए अहम तरीन शय थी। किसी भी तरह उसे ये चाहिए था। मेरे पास आपके लिए कुछ है। तुम उसके जरिए भी हबीब की जगह नहीं पा सकते। वो तलहीस से बोला। मैं अपनी जगह बनाने आया हूँ बॉस। उससे पेंसिल वापस कागज पे रखी और महसूस उसे देखा। यहाँ काम करने से पहले तुम्हें सब बताया था मैं किस तरह का आदमी हूँ। महाजबीन की बातों में मत आना। सिर्फ उसे ही अच्छा लगता हूँ मैं। बाकी दुनिया को बड़े मसाइल हैं मुझसे। वो मेरी साबका बॉस थी और आप मेरे हालिया बॉस। मैं सिर्फ आपकी भलाई सोच रहा हूँ सर। आपकी पीठ पे खंजर मारने वालों को नजर में रखूंगा। सारी दुनिया ने तो औकात दिखा दी, अब पीछे कौन रह गया है? वो हंसा, एक अजीब सी खाली हंसी। अनीसा बख्तियार कम्बीर। लुकमान ने कहा और वो कुर्सी पे बैठे हुए साकित हुआ। लुकमान ने चंद तस्वीरें मेज पे रखी। उन्होंने न्यूयॉर्क में शादी कर ली है। लड़का मसीह है। बख्तियार कम्बीर ये सब जानते थे और वो सांस रोकी उन तस्वीर को देख रहा था जिनमें वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की स्याह सूट वाली लड़की के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। लड़की अब हामला है बॉस। स्याह आंखों वाले मर्द की सारी दुनिया सर्द हो गई। वो जहाँ था वहीं रह गया। किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली थी। लड़की के पास अमेरिकन नेशनलिटी थी, इसलिए अनीसा बख्तियार अब एक अमेरिकन है। जब मैंने उन दोनों के मुतालिक मालूमात निकलवाई तब बख्तियार साहब को पता चल गया और उन्हें खदशा था कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इसलिए ये उससे एक खाकी लिफाफा मेज पे रखा जिससे सफ़ेद कागज जफा का परवाना सुनारा आया था। एक और सर, जिससे कैसी कमर तोड़ देनी थी। उससे लंबी उंगलियों से कागजात बाहर निकाले। उन्होंने मीडिया को आपके खिलाफ सबूत देने चाहे हैं। वो कबीर साहब का कत्ल आपकी तरफ फेर रहे हैं और उसे गैरत के नाम पे होने वाले कत्ल का नाम देना चाह रहे हैं। ये कागजात मैंने मीडिया तक जाने से रोक लिए हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। उससे ढेर सारा थूक निकला, यूं गोया शहर का आखिरी खूंट निकला। कोई नेजा था जो उसके दिल के आर पार हो गया था। सियाह आंखों के पार रंगीन मनासे थे। वो 6 साल बच्ची थी जिसे नो उम्र गैस से कंधों पे उठा रखा था। वो खिलखिला रही थी, उससे कंधों को मजबूती से थामे हंस रही थी। अगले मंजर में वो उसके नाराज बच्चे को खाना खिला रहा था। उसके आंसू से भरी आंखें साफ कर रहा था। बच्ची बड़ी हो गई थी। वो उसके गार्जियन की हैसियत से उसके कॉलेज की तकरीबात में हिस्सा ले रहा था। वो अपने गले में बड़ा मेडल उससे गले में डाल रही थी और उसकी कामयाबियों पे मुस्कुरा रहा था। आप क्यों उर्दू के कपड़े नहीं बनाते यार? अनीसा उसके कंधे के पार से स्केचबुक देखते हुए कह रही थी। फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी के जोड़े का डिज़ाइन मैं ही बनाऊंगा। अगर नहीं बनाया तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। सर, वो सूर जैसी आवाज़ उसे ख्याल उससे खींच लाई। कबीर साहब के कत्ल के बाद पाकिस्तान ना आने की वजह भी यही है। लुकमान मजीद कह रहा था। कैस सुनता रहा। उसे ना जाने क्यों मगर एहसास हो रहा था कि आरसी के जिस कते पे उससे महल खड़ा किया है वो मिट्टी जफाकार थी। कंकर गैरों की सफ में और सतून बगावत के गीत गाते हुए यकलख्त एहसास हुआ। अपना हर जज्बा उससे गलत इंसानों पे क्यों लगा दिया। तुम जाओ लुकमान, तुम्हारा काम खत्म हुआ। कुछ देर बाद वो भारी लहजे में बोला। लुकमान सा हिलाता हुआ पलट गया। गैस एक बार फिर अपने बनाए हुए डिज़ाइन पे पेंसिल से बचा हुआ काम करने लगा। उसकी उंगलियां होले होले लड़ रही थीं मगर वो उसे छोड़ नहीं सकता था। उसकी रंगत नुचड़ गई थी मगर काम नहीं रुका। शाम के 7 ढल गए। ऑफिस से घंटे ख़त्म हुए तब वो बाहर निकल आया। शोफर ने गाड़ी निकाली। गैस अकबी निश्चित से बैठा और गाड़ी गंभीर महल की तरफ रवाना हुई। कुछ वक्त बाद दूसरी मंजिल में वाक़ एक कमरे के दरवाजे में चाबी घुसा रहा था। दरवाज़ा खुल गया। अंधेरे में डूबे उस कमरे में वाहिद रोशनी वो थी जो दरवाज़ा खुलने पे बाहर से आई थी। अंदर खूब अंधेरे में व्हीलचेयर पे बैठे आदमी ने आंखें चुंधियाईं। गैस पेन की जेबों में हाथ डाले छोटे छोटे कदम लेता आगे आया। आदमी के सामने कुर्सी खींच कर बैठा और टांग पर टांग जमाई। उसका सारा वजूद रोशनी और उसके असीर का सारा वजूद खूब अंधेरा। मुझे याद किया होगा ना, तुमने जीनिया के साथ क्या किया है? कितना वक्त गुजर गया है, कहाँ है वो? मकसूद गंभीर की आवाज़ में आज ही बला की सख्ती थी। गैस से कंधे उठ गए। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। मैं भी बस ढूंढ रहा हूँ, यकीन करें। बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। उसके होने से सब था, वो नहीं है तो कुछ मिसिंग है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने भाई को मार दिया।
मैंने नहीं मारा। उससे तुरंत मकसूद की बात काटी, फिर उनकी आंखों में देखा और बेहद संजीदगी से इजाफा किया। मैंने बस बचाया नहीं। उसे याद था, बहुत अच्छी तरह याद था, किस तरह कुछ लोगों ने उसके सामने उसके भाई को मंजर से गायब किया। उसे सब याद था। हाँ, वो आग, वो शोर, वो मौत उसका ट्रॉमा ट्रिगर कर चुकी थी। मगर बहरहाल वो बाद में भी उसके बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहता था। उसकी मर्जी। उसने मुझे बहुत हर्ट किया था। उसे हर वो हद पार की जहां जहां मैं नरम पड़ सकता था। जीनिया हाकिम मेरी डेडलाइन है। बात उस पे आ जाए तो अमाल और नताइज की फिक्र नहीं करता मैं। उसके लहजे और चेहरे की संजीदगी बरकरार रही। और उसी लड़की को अदालतों के चक्कर में रुसवा किया तुमने। इज्जत भी मैं ही दूंगा। मसूई रोशनी उसके अंदर की स्याही को छुपाने में नाकाम रही। सजा के बाद उसे वापस मुझ तक आना है। हमारे दरमियान मसाइल थे, हैं और रहेंगे। आपकी वो मेरी बात कर लेते हैं। अनीसा के निकाह के मुतालिक जानते थे आप? मकसूद खामोश रहे। गले में गिल्टी से उभर का मुंह हुई। चेहरे का रंग एक पल को तब्दील हुआ। और अगर जानते थे तो मुझसे मुखफ़ी रखने की एक वजह बता दे। तुम्हें उसके मुतालिक बता देता तो वो और उसका बाप तुम्हें ज़ीनिया और मेहदी के निकाह के मुतालिक बता देते। कैस के दिल को धक्का लगा था। यानी वो सब लोग जानते थे। यानी बस वही लाइल्म रहा। क्या करोगे तुम अब? क्या कर सकते हो? मारना चाहते हो? मारो मुझे। मौत का कोई खौफ नहीं है। खौफ था, मौत का बेहद खौफ था। मगर मकसूद गंभीर को 200% यकीन था। खानदान की मौत कैस गंभीर के लिए आज भी ट्रॉमा है और रहेगी। वो सब कर सकता है, लेकिन अपने खानदान में किसी को मार नहीं सकता। उन्हें देखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। आजकल किस राहदारी से कौन सी छत उसके ऊपर गिरे वो असर नहीं लेता था। जहाँ छोड़ा है यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। ओके, फिलहाल आप आराम करें। वो बाहर निकल गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। गंभीर महल की हर दूसरी तीसरी दीवार पे उस महल के मकीनों की तस्वीरें थीं। आज पहली बार उससे रुककर एक भी तस्वीर नहीं देखी थी। आज ताबूत में आखिरी कील ठोंका जा चुका था। आज गैस गंभीर सारे का सारा मस्से हो गया था। सफ़ेद कमरे में आज पहली बार कोई रंग मेहमान बना था। वो करमसई रंग था। मोहब्बत जैसा करमसई, जफाओं जैसा करमसई। उसी करमसई सयाल बड़ी मिकदार में बहता जा रहा था। वो कोई शदीद दर्द था जिससे उसे नींद से जगा दिया था। कई लम्हे वो हालिया ज़हनी के आलम में यूं ही ऊंधे मुंह पड़ा रहा और फिर उसे एहसास हुआ वो क्या कर चुका है। तेज़ी से उठकर बैठने पर उसे मालूम हुआ ये खून उसके सीने से रिस रहा था और ये दर्द क्यों हर गुजरते लम्हे शदीद हो रहा था। मेरी गंभीर पे सातों आसमान एक साथ टूट कर गिरे थे। उसके जख्म प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से अभी तक कच्चे थे। सोने पे सुहागा वो अपनी हस्बे आदत ऊंधे मुँह लेट गया था और अब वही हुआ जिसका जरकून को डर लगा रहता था। उसके जख्म उधड़ चुके थे और उनसे कसीर तादाद में खून रस रहा था। उसका सारा लिबास सुर्ख हो गया था। एक हथेली भी खून में भीगी हुई थी। उसे रोना चाहिए था, दर्द से कराना चाहिए था, उस खून से डरना चाहिए था। मगर वो साकित निगाहों से खून की उस सदी को देख रहा था। खून का वो तालाब समेटा गया, यहाँ तक कि उसकी जगह एक तंग पेंदे वाले बर्तन ने ले ली जिसके अंदर सुर्ख मशरूब था। ग्लास के बाहर पानी के कतरे जमा थे। वो मशरूब के यख होने का पता देते थे और अगर ग्लास से ज़रा नज़र उठाकर ऊपर देखो तो सुनहरी आंखों वाली लड़की के माथे पे लकीरों का जाल था। अब मुझसे ये मत कहिएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, माजी बुरा था, लेकिन अब मूव ऑन करें ना। क्यों खुद को किसी के हाथों बेइज्जत करवाना। बेइज्जत कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? उसके सामने बैठा मर्द मुस्कुरा कर बोला। लड़की ने आंखें घुमाई। ओके, मान लिया। जो कुछ हुआ वो हम दोनों के साथ इक्वली गलत था। लेकिन तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जो मेरी फैमिली है। फैमिली वो होती है जो हर फर्द को बराबर रखे, एक शाह और दूसरा गधा। क्यों? एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हुई जब से तुम्हें यह पता चला कि मैं तुम्हारे जालिम साहब का मंगेतर के जाल से तुम्हें बचा लिया? वो दोनों हाथ चेहरे पे रखे आगे हो। कभी सोचा है मेरे जैसा मर्द कैसे मिल गया तुम्हें? जी सोचा है और मुझे पता चल गया। जिस दिन मेरा आपसे निकाह हुआ था उस दिन मैं नशे में थी। मेरी मोहब्बत का नशा? उसी अंदाज से बोला। शट अप। जो हुक्म सरकार। मेहदी, मैं सीरियस हूँ। मेरा नाम इतना अच्छा है यह तुमसे सुनकर लग रहा है। वो अपने साहब का शौक अंदाज से बोला।
उसने संजीदा चेहरे के साथ मेहदी को देखा, जो तपाने वाली मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। शक्तम बेमसा हुआ। अब ऐसे मूड खराब कर दोगी तो मेरा क्या होगा? पहले ही अपनी जिंदगी के इस प्लॉट ट्विस्ट के बाद मेरी याददाश्त बड़ी मुश्किल से जगह पे आई है। मैं चाहती हूँ आप जो चीज़ें स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं उन्हें अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें। मैं कोशिश करूंगा। मैंने की थी, हार गया। अब दोबारा करूंगा, ओके? क्लास गायब हुआ। वक्त के चक्कर बदले और सफ़ेद कैदखाने में वो अपने खून से सुर्ख हाथों को देख रहा था। वो रंग था, चाहे उसके जिस्म से निकला था, चाहे जिस्म को चीर कर निकला था, लेकिन ये रंग था। उस सफ़ेद कैदखाने में ये वाहिद रंग था। उसे धीरे से उंगली की पोरों पे उस खून को छुआ और आंखों के करीब किया। उसकी आंखें टुपटुपा गई, रंग धुंधला हुआ, मगर उससे आंखें रगड़ डाली और एक बार फिर उस रंग को देखने लगा। गले में एक गोला सा अटक गया। उसका दिमाग हाल से मुनक़ता होने लगा। अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? वो उसके हफ़ा चेहरे को देखते हुए संजीदगी से बोला, मैं कुछ नहीं चाहती। आपने मुझसे मशवरा मांगा और जब मैंने दिया तब आपने उसे मजाक में उड़ाया। मुझे आपकी काउंसलिंग का कोई शौक नहीं है। अच्छा ना, बताओ क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा भाड़ में जाए। उससे कहते हुए अपनी किताब चेहरे के आगे कर ली। मेधी ने कुर्सी हाथ में उठाई और उसकी दाईं तरफ आकर बैठ गया। मासूमियत से उसे देखा, गोया कह रहा हूँ, आ गया। और कोई हुक्म सरकार? जीनिया हाकिम ने सुलग कर उसे देखा। कुछ दिन कबल तक वो जब सच्चाई से लाइल था, अपने कमरे में खड़ा रो रहा था, तब उसके लिए बुरा लगा था। लेकिन इस मेहदी का सर फाड़ने का दिल किया था। उससे रुख मोड़ लिया। मेहदी गहरी सांस लेकर रह गया। जब सीनिया हल्की आवाज से बोली, लोगों का कारपेट वो बनता है जो अपने असल से भागता है। आप भाग रहे हैं, हालांकि आप इस रेस में थक चुके हैं। वो आपकी फैमिली है, ठीक है, लेकिन हर फैमिली इस काबिल नहीं होती कि उनकी तरफ से हर बुरा रवैया बर्दाश्त किया जाए। दुनिया को समझना होगा कि हर फैमिली अच्छी नहीं होती। वो ग्लास में उंगली फेरते हुए एक पल के लिए चुप हो गई। मैंने एक अरसा खुद को खड़ा किए रखा, क्योंकि मुझे यही लगा था कि यही मेरा असल है, लेकिन नहीं, ये गलत था। फैमिली के लिए भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी साथ हो, वरना इंसान गिरकर टूट जाता है। और हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि गिरे हुओं को उठाए। और शुरुआत कहाँ से करूं? जहां से की थी वहां तो मैं बुरी तरह टूट कर गिरा। उससे वो लम्हा याद आया जब गैस अस्पताल में था। अपनी जात से उससे पलटकर मेहदी को देखते हुए कहा, रंग अपनी जात में ढूंढे, दुनिया में नहीं। जितना इंसान खुद से भागता है, दुनिया उसे उतना पीछे छोड़ कर आती है। ये आंखें, उससे मेहदी की आंखों में आंखें डाली, दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। मैं इसे तुम्हारा इजहार मोहब्बत समझूं? वो सेहलब मुस्कुराया। क्या था उस औरत में जो लफ्ज़ों के शहर से लोगों को बांध लेता था? वो इस औरत के सामने मुरीद था, जो वो कहे, सर तस्लीम खम, अना कुर्बान, जहानत एक तरफ, दिल ताबेदार। अपनी आंखों से नफरत करना छोड़ दे। ये महज एक रंग, ये आपको आउटकास्ट नहीं बनाता। मेरी हिफाजत की फिक्र छोड़े। कैस क्या, आधी दुनिया पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपनी हिफाजत करें। आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तुम भी नहीं। एक नाकाम कोशिश ही कर लेना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। जीने ने मोबाइल खोला। मेहदी बेख्तियार हंस पड़ा। वो अब मेहदी का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर रही थी। वो मज़ीद जोर से हंसा। फेसबुक, व्हाट्सएप और नंबर से उसे ब्लॉक करने के बाद उससे कुर्सी को छोड़ दिया। मुझे जिंदगी से कैसे ब्लॉक करेंगी सरकार? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता। साइंस तरक्की कर रही है, जल्द ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ऐसी साइंस को आग लगा दूंगा मैं। वो उसके सुख दबे हुए चेहरे को देख मजीद दबा गया। वो खूबसूरत लगती थी जब मुस्कुराती थी, लेकिन मेहदी को वो तब सीने हाकिम लगती थी जब उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता था। उसका चेहरा गायब हुआ और एक और मेहदी गंभीर उस रंगीन मंजर से एक बार फिर उस सफ़ेद कमरे में वापस आया। खून अब भी रिस रहा था और दर्द बढ़ता जा रहा था। जरकून, वो यूं ही खून देखते हुए चिल्लाया, जरकून, मेरे जख्म खुल गए हैं, कहाँ हो तुम? कई मील दूर इस्लामाबाद की एक ऊंची इमारत के सिक्योरिटी रूम में खड़े बराक के आगे स्क्रीन थी और उन स्क्रीन से वही मंजर था। सफ़ेद कमरे, सुर्ख खून और आंखों में अजीब सी कैफियत लिए मेहदी गंभीर उससे कानों पे लगे स्पीकर के साथ राब्ता जोड़ा। दूसरी जानिब कंटेनर से कपड़े रखवाते सरकोन ने कानों में उसके अल्फाज पढ़े तो वो चौंका। मेरा दोस्त तकलीफ में है जरकून, तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। मैं मसरूफ था बॉस, अभी देख लेता हूँ।
वो कहते हुए कदम अंदर की तरफ लेने लगा। अगले चंद मिनट में वो उस सफ़ेद कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। अंदर आकर एक लम्हे के लिए वो खुद भी जामद हुआ। फर्श पे चापा सुर्ख खून था। सरकून जिस तरह आया था उसी तेजी से दोबारा दरवाज़ा बंद करता बाहर गया। अगली बार उसके साथ 2 लोग भी आए थे। खून से पैर बचाते वो तीनों लोग अब उसे लिटा रहे थे। किसी ने उसके जिस्म पर मौजूद सफ़ेद लिबास उतारा। मेरी ने अपना खून से सुर्ख सीना देखा और भी बुरी रंगत उस कैदखाने का दूसरा रंग था। उसे जिस्म पे कोई माँ गिराया गया था, कोई पट्टी बांधी गई, टांगे लगाए गए, हर काम उसके होश में होते हुए किया गया। करीबन 1 घंटे बाद उसे एक नया सफ़ेद लिबास दिया गया। वो जैसे कुछ सोच और देख नहीं रहा था। ये सब साफ करो यहाँ से। ज़रकोन ने खून की जानिब इशारा करते नागवारी से कहा। इसे रहने दो प्लीज, इसे मत हटाओ प्लीज। ज़ख्मी मर्द तेजी से बोला। कानों में स्पीकर लगाए खड़े बराक ने उस मंजर को देखते हुए आंखें छोटी की। वो क्या करना चाह रहा था? अगर ज्यादा जरूरत है तो टांके खोल देता हूँ, मजीद खून निकल जाने देते हैं, क्या ख्याल है? ज़रकोन ने उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। मेहदी के लहजे में उसकी आंखों के तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई। प्लीज अपने बॉस से कहो प्लीज। वो मिन्नत करने के अंदाज से बोला। कैसे कहो, इसे यहाँ रहने दे प्लीज। ज़रकोन की आंखों में कुछ उभरा। पब्लिक स्पीकर की सब सिरक आंखों ने फौरन उस तासुर को पहचाना और दिल ही दिल में मुस्कुराया। ओह गॉड, ये तो बस एक इंसान था, महज एक इंसान। वो इतने दिन इन इंसानों से डरता रहा। वो इंसान जो एक तासुर की हिफाजत नहीं कर सकते। वो इंसान जिनका चेहरा हर शय की गवाही दे देता है। वो इन इंसानों से डरता रहा था। वो जो चाहता है उसे करने दो। कान के आले में बराक हनीफ की आवाज़ उभरी। ज़रकौन धीरे से पीछे हट गया। उसके अंदाज से कुछ गैर आरामदेह सा था, जैसे मेहदी गंभीर की अदाकारी को भांप गया हो। क्या तुम मुझे एक आईना दे सकते हो? उसे दरवाजे की तरफ जाते हुए देख मेहदी ने पुकारा। ज़रकौन पलटा, निगाहों में शक की मिकदार बढ़ गई। क्या करोगे आईने का? उसे तोड़कर खुदकुशी? उसे नफ़े में सा हिलाया। मैं अपनी आंखें देखना चाहता हूँ। उससे ये नहीं कहा कि मैं खुद को बताना चाहता हूँ कि मेहदी को लोग डराते नहीं फैसिनेट करते हैं। उससे अब ये बताना चाहिए था। डीआईजी ऑफिस से निकलते हुए उसके माथे पे बालों का जाल था। चेहरा अच्छा खासा बेजार और वो खुद किसी हद तक थका हुआ लग रहा था। अपनी छोटी गाड़ी में बैठते हुए उससे घर से कॉल मौसूल हुई। भाई आप कब तक घर आएंगे? हम खाने पे इंतजार कर। दूसरी तरफ उसका वो छोटा भाई था। नहीं, जो मुर्ग मुसल्लम बना है वो सालम अपने पेट में उतार लो, मेरा इंतजार करने की जहमत मत करो। तो नक्का कहते हुए उससे घेर बदला। लेकिन हमने मुर्ग मुसल्लम बनाया ही नहीं। दूसरी जानिब किसी को फिक्र लाहक हुई। मेरे बाप जो भी बना है चुपचाप खा ले और खा के सो जाओ, मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दे। वरयाम बेग ने कॉल काट दी। गाड़ी सड़क पे डालते हुए अब वो डैशबोर्ड से छोटा सा मोबाइल निकाल कर ऑन कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो मुलाकात का वक्त और जगह तय कर चुका था। इतने दिनों में पहली बार उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। इंक्वायरी जिस अंदाज से शुरू हुई थी, वरयाम के लिए जैसे जिंदान खाना खुल गया हो। वो आज भी बड़ी ही मुश्किल से जवाब देकर आया था। अगली बार जहाँ गाड़ी रुकी वो एक मसरूफ सी शाहराह थी। सड़क के दोनों अतराफ कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर से। वो पिछली सीट पे बड़ा मफलर उठाकर चेहरे और गर्दन की गिर्द बांधता बाहर निकल आया। कैफ़े के कोने वाली मेज़ पे उसकी मेहमान बैठी थी। आगे रंग के ओवरकोट के साथ स्याह पेंट और बाल बुश पे खुले छोड़ रखे थे। वरयाम उसके सामने आकर बैठा। अंदाज गैर आरामदेह और चौकन्ना था। अगली बार हम किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलेंगे। वो वार्न करने के अंदाज से बोला। फिर तुम्हारे साथ किसी हाली कोठी और फैक्ट्री जाना होगा। शिसिल तप गई। तुम कंफर्टेबल हो तो शोर। मुझे क्यों बुलाया? उसके लहजे में उकताहट थी। वरयाम के सर पे लगी तलुओं पे पूजी। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। जब मुझे कॉल्स कर करके मेरा मुस्तकबिल खतरे में डाल रही थी तब सोचा था ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे अंदाजा हो रहा है ये नौकरी में किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे एक्स का इस सब से क्या ताल्लुक है, ताकि ये मिस्ट्री जल्द से जल्द खत्म हो। तुमसे किससे कहा ये सब? वो एक लम्हे को रुकी। हलक तर्किया, बराक ने किया है। वरयाम ने भागोर उसके तासुरात जांचे। उसकी स्याह आंखों में डूबती अफसुर्दगी देखी और फिर उसे किसी की आंखों की चमक याद आई। इस खुले अहाते वाले कैफे से परे उसे सलाखें याद आईं और उन सलाखों के पार खड़ी सुनहरी आंखों वाली लड़की। कैसे मेहदी का कत्ल नहीं किया?
उसे ये सब कुछ अपने हक में इस्तेमाल किया है। वो वरियाम से कह रही थी, बराक, कैस और मेहदी तीनों दोस्त हैं। बराक ने एक दो बार मुझे और मेहदी को साथ देखा था और वो हमारे निकाह के मुतालिक भी जानता था। उसने मुझसे जानने की कोशिश की और उन्हीं दिनों उसकी और शेजिल की शादी थी, लेकिन उसके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात थे। वो सांस लेने को रुकी। बराक की शादी वाले रोज भी वो किसी और औरत के साथ था और कैसे तस्वीर ले ली थी। उससे चंद दिन कब भी वो इन्हीं किस्म की सरगर्मियों में मुलविस रहा था और मेहदी के पास उसकी तस्वीर भी नहीं। काफी रंगीन मिजाज आदमी है ये बराक। जब उसे पता चला कैसे उसे तस्वीर भेजी हैं, तब उससे बहुत फसाद फैलाया था, लेकिन उसे मेहदी के मुतालिक नहीं पता था। अब शायद पता लग गया हो। और कम ऑन। वो बेसारी से पीछे हुआ। बराक कासिम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। कम से कम एक लड़की के लिए वो ये सब नहीं कर सकता। इतना बड़ा कारोबार वो इस तरह एक लड़की के लिए घाटे में नहीं डाल सकता। उसकी माँ अरब थी और उसका बाप पाकिस्तानी, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन था। अब यह खबर काबिले गौर थी। वरियाम सीधा हो बैठा। अब मैं बराक का बाप ढूंढने निकल जाऊं। लिंक ढूंढने? सीने ने तस्सी की। ऐसे कत्ल यूं ही बैठे बैठाए प्लान नहीं होते। तुम शेसिल से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगी। वो बराक को उसके स्कूल के ज़माने से जानती है। मैं बराक को उसके स्कूल के ज़माने से जानती हूँ। वो गोद में धरे हाथों को देखते हुए कह रही थी। वरियाम हाल में वापस आ चुका था, लेकिन उससे अपने खानदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उसकी मम्मी का कत्ल हुआ था, घर में डाकू घुस आए थे शायद, लेकिन रूमर से कि उसकी मम्मी को बराक के वालिद के खानदान ने कत्ल करवाया था क्योंकि वो अपना हिस्सा चाहती थी। ये स्कूल के बाद का किस्सा है। तब तो मेरी जॉब भी हो गई थी और कैसम भी बन गया था। तुम्हारी जुर्रत को सलाम है कि तुम फिर भी ऐसे कातिल खानदान की इकलौती बहू बनने पे राजी हो गई। मेरी बर्दाश्त को भी सलाम करो। जिस वक्त तुम्हारे मुंह से जहर निकलता हुआ सुन रही हूँ, फिर भी खामोश हूँ। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जहर की फैक्ट्री में माँ की कमी हो गई है। या तो तुम मुझसे काम करवा लो या फिर जुबान के जोहर दिखवा लो। वो बाजू सीने पे बांध कर संजीदा नजर आती थी। फरियाब ने उसे देखा और काम निकलवाने का सोचा। देखो मिस शेजल, तुम उसे बचपन से जानती हो। इस तरह तुम उसके दोस्तों को भी जानती होगी। तुम्हारे और उसके म्यूचुअल दोस्त भी होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अगर बराक ने ये कत्ल किया है तो क्यों, और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसका खानदान कौन था। मैं पता करवाती हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा कनेक्शन तुम्हारे होंगे। बराक की माँ सऊदिया से पाकिस्तान आई थी। उन दिनों में वो किससे मिलती थी, ये पता करवाना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। लिस्ट बहुत लंबी है बेटा, माँ पे ही क्या है। फरियाम बड़बड़ाया। शेसल चुपचाप अपनी साबका सास के किस्से सुनती रही। मैं कैस से मिलकर पता करवाऊंगी, इनकार नहीं करेगा वो। बड़ी गहरी दोस्ती है। तंसिया ले जाओ। उसे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। मैंने बराक से मिलने वालों का पता करवाया है। वहां से एक तस्वीर मिली है। अगर तुम उसे जानती हो तो। उससे मोबाइल खोलकर एक तस्वीर शेसल को दिखाई। शेसल अपनी जगह से थोड़ा सा आगे को हुई। ये तो रेहान है, बराक के बचपन का दोस्त, लेकिन इसकी फैमिली वगैरह कुछ ठीक नहीं है। उससे आसपास से एक निगाह डाली, फिर थोड़ा सा आगे को हुई। जद्दी पुश्ती स्मगलर्स है। आजकल रेहान ही सब संभाल रहा है। 80 की गैर कानूनी स्मगलिंग उन पे खत्म है। उसके ताल्लुकात भी पूरे मुल्क में हैं। अजनबी से कहते हुए रुकी। लेकिन बराक और इसकी मुलाकातें आम नहीं होती। दो बदन एक जान है ये। वरियाम का दिल सारे में पहली बार हल्का हो। मिल गया क्लू। यानी बराक कहीं ना कहीं सब में शामिल जरूर है, क्योंकि ये आदमी आजकल कुछ ज्यादा ही करीब रहता है इसके। तुम तो पुलिस में हो, रेहान के बारे में कैसे नहीं जानते? मैं इसके मुतालिक सब जानता हूँ। इसका और बराक का ताल्लुक जानना था, क्योंकि रेहान यूं ही किसी की मदद नहीं करता। शेसल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बराक, रेहान और वक्कार तीन दोस्त हुआ करते थे। वरियाम पूरी तरह चौंका। वक्कार अहमद नाम था शायद। वकार अहमद आफंदी। मुझे सरनेम नहीं याद। उससे कंधे उचकाए। वरियाम ने मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए तेजी से एक तस्वीर खोली और उससे आगे किया। इसे देखो, ये वही वकार है क्या? पुलिस वर्दी में मलबूस वकार तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। शेजल ने गौर से उसका चेहरा देखा। एक मिनट। उससे अपना मोबाइल निकालकर वरियाम के मोबाइल की स्क्रीन की तस्वीर ली और व्हाट्सएप पे किसी को भेजी। साथ एक वॉइस नोट भेजा। इसको देखो, ये वही है ना जो हमारे साथ स्कूल में था, बराक और रेहान का दोस्त। इसका सरनेम आफंदी है क्या? मैसेज भेजकर वो जवाब का इंतजार करने लगी। वरियाम को अपने बदतरीन शुबहात साथ होते दिखाई दे रहे थे। उसी पल मैसेज टोन बजी। वही है, 2 महीने पहले इसकी शादी हुई थी ना? और हाँ,
इसका सरनेम आफंदी है। वरियाम के लबों से एक सर्द आह खारिज हुई। उसके दिल के हर्षे वहम नहीं थे। मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते वो उठा था। अगली बार कब और कहाँ मिलना है मैं बता दूंगा। वो कहते हुए बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए उसका चेहरा पुरसोच था।